सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी ए कृतिका पाठ का पहला शीर्षक है माता का अंचल। लेखक शिवपूजन सहाय। कहानी का आरंभ इस लोकोक्तियां से, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। जिस घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहां पर बच्चों की आपसी खेल, बच्चे का बाल सुलभ क्रीड़ाओं से पूरा घर आंगन गूंजने लगता है। और जहां बूढ़े होंगे, जिस घर में बड़े उम्र के लोग ज्यादा होंगे, उस घर में चूंकि बड़े लोग होंगे तो बीमार भी पड़ेंगे, तो उनमें खर्च ज्यादा लगता है। तो इसका आशय वही चीज है। अब है कि शिवपूजन सहाय के घर में छोटे बच्चे हैं तो घर में किस तरह की वातावरण रहता है, घर में किस तरह की चहल पहल रहता है, उस चीज को इसमें दिखाया गया है। अब ये यद्यपि कहानी लेखक की बचपन का है, लेखक के बालपन का है, तथापि इस कहानी को पढ़ने के पश्चात हमें ऐसा महसूस होता है कि ये कहानी हमारी अपनी जिंदगी की है। लेखक बताते हैं कि माता जी से उनका केवल दूध पीने तक का नाता रहता था, और जब उनके पिताजी घर से बाहर निकलते थे तो बच्चे भी अपने पिताजी के साथ घर से बाहर आ जाया करते। लेखक के पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। प्रत्येक दिन अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब वो पूजा करने बैठते थे तो लेखक भी उनके बगल में बैठ जाते, और जब तिलक चंदन लगाने की बारी आती तो लेखक भी अपने पिताजी को दिक करने लगते। दिक का मतलब है जिद करते रहना, जिद करना। तो लेखक जिद कर रहे हैं अपने पिताजी से चंदन कर देने के लिए। लेखक के पिताजी पहले हंसकर फिर झुंझलाकर कुछ डांट कर भी उनके चौड़े लीलार पर, लेखक के चौड़े लीलार पर त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड एक प्रकार का चंदन होता है, चंदन लगाने की आकृति होता है, तो वो लेखक को लगा देते थे। और भभूत रवाने के बाद लेखक बिल्कुल बमभोला जैसा दिखाई देते, बमभोला जैसा दिखाई देने लगते। बाबूजी, इसीलिए लेखक के पिताजी लेखक को भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि भभूत को रमाते हैं, तो इसीलिए लेखक को भी भभूत लगा देने के बाद लेखक के पिताजी उनको भोलानाथ करके पुकारते, और लेखक भी अपने पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारा करते थे, और अपनी माँ को मैया कहते। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईना में अपना चेहरा देखा करते। अब लेखक क्या करते थे, लेखक के पिताजी पूजा पाठ करते रहते तो उनका जो छोटा सा शीशा होता था, आईना हुआ करता है, जो पूजा पाठ करते सामने में वो आईना भी अपने सामग्रियों में रखते हैं, ताकि आईना के से देख सके कि चंदन उनका ठीक आकृति बन पा रहा है कि नहीं पड़ पा रहा है। वो जो तिलक करेंगे सो तिलक टेढ़ा तो नहीं हो जा रहा है, आकृतियां ठीक बनती है या नहीं बनती है, इसीलिए आईना रखते हैं। तो लेखक क्या करते हैं, वही आईना को लेकर के उसमें अपना चेहरा निहारा करते, और जब उनके पिताजी उसको देखते तो वह मुस्कुरा पड़ते और शर्मा करके अपना सर झुका लेते। लेखक के पिताजी पूजा पाठ कर लेने के बाद राम नाम लिखने लगते। तो जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनके धार्मिक पूजा आराधना के अलावा राम नाम लिखना भी एक प्रथा के रूप में चलता है, एक पद्धति के रूप में चलता है। तो लेखक के पिताजी एक बही रखी, डायरी रखे हुए थे, और उसमें 1000 बार राम 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 लिख दिया करते। फिर उसके बाद पोथी को समेट लेते और कागज पे राम राम लिखकर और 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में लपेटकर, आटे में लपेटकर और गोलियां बना करके उसको गंगा जी की ओर चल पड़ते, और मछलियों को सभी टुकड़े खिला करके वहां से वापस आते। तो जिस समय लेखक के पिताजी कागज में राम राम लिख करके आटे में उसे मिलाकर और मछलियों को खिलाने के लिए गंगा जी की ओर जाते, लेखक भी अपने पिताजी के साथ जाते थे। उस समय वो उनके कंधे पर विराजमान रहते थे, और गंगा जी में आटे में राम नाम लिखा हुआ गोलियां मछली को खिलाने के बाद जब वो वापस वहां से आते रहते तो रास्ते में कहीं झुका हुआ पेड़ जो मिलता तो उस पेड़ पर लेखक को बैठा दिया जाता था। आप इस दृश्य में देखिए,
लेखक को एक झुकी हुई डाली पर बैठा दिया गया। तो बच्चे को इस तरह की रोचक चीजें, उसको ऊंची जगह पर बैठा देना, उसको हिला डुला देना, बाहों की झूले बनाकर, तो इन चीजों को बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। आप कहानी के आरंभ में ही देखे हैं कि लेखक स्वयं कहते हैं कि माता जी से उन्हें केवल दूध पीने तक का नाता होता, अथवा वो पिताजी के साथ ही हमेशा रहते थे। पिताजी नहाने जाते थे तो बच्चे को नहा भी देते थे, पिताजी उसका क्या कि चंदन तिलक भी कर देते, पिताजी के साथ वो गंगा जी में क्या कि मछली को आटा खिलाने के लिए भी साथ साथ जाते। तो चूंकि घर के बच्चे ऐसे व्यक्ति को ज्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें घर से बाहर ले जाए। आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आप देखेंगे जो भैया है, ताऊ है, दादाजी है, जो व्यक्ति बच्चे को लेकर बाहर जाएंगे, दुकान तक जाएंगे, गार्डन तक जाएंगे, बगीचे तक जाएंगे, तो बच्चे उसको ज्यादा पसंद करते हैं। लेखक भी उन्हीं स्वभाव में से थे, ऐसा ही स्वभाव लेखक का भी था। तो पिताजी से लगाव का उनका मूल कारण यही था। उस समय भी हम उसके कंधे पर विराजमान रहते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। अब सयाने व्यक्ति छोटे बच्चे से के साथ, मैं पहले ही बोला हूं कि सयाने व्यक्ति भी छोटे बच्चे के साथ बचपन जैसा व्यवहार कर लगते हैं, बच्चे जैसा व्यवहार करने लगते हैं। लेखक के पिताजी क्या करते कि लेखक से कुश्ती लड़ने लगते, और जब लेखक ताकत लगाते तो वो निढाल होकर के वो गिर जाते, उतान होकर। उतान मतलब होता है पीठ के बल सो जाना। लेखक उनके छाती पर चढ़ जाते और उनकी लंबी लंबी मूंछों को उखाड़ने लगते। लेखक के दादाजी पिताजी उनके हाथ को पकड़ लेते, तो लेखक फिर से उनको जो है उखाड़ने की कोशिश करते, हाथ को पकड़ के, और लेखक के पिताजी उनको चूम लेते और फिर उन्हें बोलते एक खट्टा सा चुम्मा दो, तो खट्टा सा चुम्मा देते। एक मीठा चुम्बन मांगते तो एक दाएं गाल बढ़ा करके मीठा चुम्बन दे देते। और इस प्रकार से चुम्बन की प्रक्रियाओं के बाद लेखक के पिताजी उनको अपना जो है दाढ़ी मूंछ उनके गाल पर गड़ा देते। लेखक गुस्सा जाते और झुंझलाकर उनकी मूछे को और नोचने लगते। तो लेखक के पिताजी झूठ मूठ का रोने का बहाना करते, तो इससे लेखक खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। फिर घर में आकर के जहां पर चौके लगाए रहते थे, आप गांव में देखेंगे कि गांव में जो महिलाएं होते हैं वो क्या करती हैं कि घर के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, प्रधान होते हैं, वो जब खाना खाने आते हैं तो उसके लिए चौकोर जमीन को जो है लेप चढ़ा दिया जाता है और उस पर पीढ़ी लगा दिया जाता है, वहां बैठ के खाते हैं, उसी को चौका बोलते हैं। तो जब लेखक के पिताजी खाना खाने आते तो बच्चे भी उनके साथ बैठ के खाने लगते, तो उनको एक फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते। फूल के कटोरा मतलब होता है, फूल एक मेटल होता है जो कीमती होता है, वजनदार होता है। हर एक संपन्न लोगों के घर में फूल का बर्तन हुआ करता है। आप घर में जब पूजा पाठ होगा तो देखिएगा कि जो पूजा की सामग्री सब रखा रहता है अक्सर फूल के बर्तन में ही रखा रहता है। सोने की तरह चमकदार होता है फूल का बर्तन। तो उसमें गौरस और भात सानकर उनको खिलाते। अब लेखक के पिताजी खिलाते तब तक उनकी माँ वहां आ जाती और वे अपने से खिलाने लगती। वो बोलती कि मर्द वे क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाया जाता है, 4-4 दाने उसको मुंह में दे रहे हैं, अर्थात थोड़ा थोड़ा सा आप भात उनको मुंह में दे रहे हैं, इससे बच्चे का पेट क्या भरेगा। लेकिन बच्चे समझेंगे हम तो बहुत खा लिए, इससे बच्चे ठीक से खाता नहीं है, अर्थात उसको ठूस ठूस के खिलाना चाहिए। तो उनकी माँ भर भर के उनको खिलाते। अब बच्चे हैं, मुंह जितना बड़ा रहेगा उतना ही तो खाएंगे, तो उनको जैसे उबाऊ सा महसूस होने लगता है। तो माँ उसको माताएं क्या करती है, उनको मन को बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए माएं वहां भी देखिए एक लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूं, मर्द ये क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो यहाँ मर्दुए शब्द और महतारी शब्द माँ के लिए प्रयोग हुआ है और मर्दुए मर्द जाति के लिए प्रयोग हुआ है। या
यह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाते जाते कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तब लेखक की मां लेखक को कैसे खिलाते, एक तोता के नाम पर, एक मैना के नाम पर, एक कबूतर के नाम पर, खा लो बेटा खा लो नहीं तो कबूतर उड़ जाएंगे, इस तरह से उसको भरपेट खिला देते थे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग दरंग बाहर गली में निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू करवा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते। गांव में यह परंपरा है कि बच्चे को जितना ज्यादा तेल लगाया जाए बच्चे उतना ही मजबूत होते हैं, उनकी मांस पेशियां उतने ही ताकतवर बनते हैं। इसलिए लेखक की मां भी लेखक को तेल से एकदम से चपोए देती थी। अब लेखक तो रोने लगेंगे क्योंकि तेल में जो है कड़वापन होता है। लेखक के पिताजी बनावटी डांट से डांटते रहते लेखक की मां को और फिर उससे गोदी लेकर के बाहर आ जाते। बाहर ही आते ढेर सारे बच्चे जो है लेखक के हम उम्र के बच्चे लेखक का इंतजार कर रहे होते। लेखक वहां जाते और देखते बच्चों को खेलते हुए तो सिसकना भूलकर बाबूजी के गोद से उतर पड़ते और हम जोलियो अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बन जाता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खम्भों का कागज का चंदोआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उनमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्ते की पूरी कचौड़ियां, गीली मिट्टी की जिलेबियां, फटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती। अब बच्चे तरह तरह के खेल खेल रहे हैं, उसमें कुछ बच्चे मिठाई दुकानदार बन रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ खिलौने बेच रहे हैं। और ये खिलौने मिठाइयां कौन चीज की, आसपास जो बेकार चीजें मिल गया, पत्ता, घास फूस, वो क्या है कि घड़ा का फूटा हुआ जो उसका खपचियां होती है वो सब लेकर के बच्चे उसको तरह का चीज बनाकर बेचने लगते। अब लेखक के पिताजी इन चीजों को देखते तो वे भी आके मस्खरी करने लगते। 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, वो भी खरीद लेते थे, ला लो अथवा हम भी ले लेते हैं, हमें भी पुए मलपुए दे दो। थोड़ी ही देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर लोग घरौंदा बनाने लगते हैं। बच्चे हैं तो तरह तरह के खेल खेलेंगे, एक तरह के खेल खेलते खेलते उब जाते तो अब बच्चे चल पड़ते घरौंदे बनाकर खेलने के लिए और चल पड़ते घरौंदे बनाकर खेलने के लिए। अब बच्चे मिट्टी के वहीं पर बालू का दीवार बनाते, चबूतरे बनाते और वहीं पर खेलना शुरू कर देते। अब है कि अब खेलने की जो सामान है वो भी घर में जो बेकार पड़ी चीज है या कुछ काम का चीज भी है उसको ले आया, बच्चों से खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदे बनाते, धूल की मेड़, दीवार की बनती, टिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियां के किवाड़, घड़े की मुहरे की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते। बच्चों यहाँ ज्योनार का मतलब है दावत, भोज। हम लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठते। अब बच्चे ही ज्योनार तैयार करते, भोज तैयार करते और वही बच्चे बैठ के खाते भी। और जब बच्चे बनावटी खाना खाने लगते वहां तो लेखक के पिता भी उसी पात में मतलब उसी किनारे में बैठ करके और बैठ जाते और जो ही वो बैठते कि बच्चे सब वो खेल छोड़कर वहां से भाग पड़ते। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घीस कर सहनाई बनाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और कबूतरे के
चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। तो अब बच्चे क्या है कि बारात निकालते वहां से, अब बारात जाएगा कहां से, तो घर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाएगा बारात, फिर लौट के वहीं से आ जाएगा। अब उस समय जो शादी हुआ करते थे और शादी में जो जो चीजें बजते थे, जैसे अभी तो शादी में अंग्रेजी बाजा होता है या डीजे बजाया जाता है, उस समय शहनाई ही सबसे प्रसिद्ध बाजा हुआ करता था। तो बच्चे शहनाई बजाते थे। अब शहनाई कहाँ से आएंगे, तो आम खा के गिठली जो फेंक देते हैं उससे जो निकलता है, उसका जो पेड़ निकलता है छोटा नन्हा सा, उसी को बच्चे उखाड़ लेते थे, उसी को शहनाई बना लेते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी बना लेते थे। अब शादी भी तरह तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग ले जाते हैं। पहले गाड़ियां नहीं, हाथी घोड़े पर लोग जाते थे और दूल्हा दुल्हन पालकी पर जाते थे। तो बच्चे अब पालकी कौन बनाएंगे, तो टूटे हुए जो चूहेदानी होता था लकड़ी का, उसको उठा लेते थे और बच्चों को आसानी से उठ भी जाता था। उसी को दुल्हन को ले आने के लिए वो क्या है कि उसको पालकी बना लेते थे। अब पालकी में कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, बल्कि वो क्या है कि घर में फटे पुराने कपड़ों से वे लोग दुल्हन बना लेते थे, उसी को बैठा करके उसमें ले आते थे। अब उसको लाल ओहार लेकर के और दुल्हन को वहां से लेके आने लगते थे। तो लेखक के पिताजी ज्यों ही देखते थे तो वो ओहार को उघाड़ करके, ओहार मतलब हो गया उसको पालकी को ढकने के लिए जो पर्दा किया रहता था उसको उघाड़ करके और दुल्हनी का मुख निहारने लगते। और जो ही हम लोग हंस लग कर भाग जाते और लेखक इनके साथी लोग क्या करते, वहां से हंसकर भाग पड़ते थे। फिर थोड़ी ही देर में लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घेरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कर बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। तो बच्चों अभी देखते हैं हम लोग खेत की जो सिंचाई करते हैं अत्याधुनिक मशीन से करते हैं, पाइप लगाकर हम लोग खेत को जो है सिंचाई करते हैं। लेकिन उस समय जिस समय लेखक बचपन में थे, बालपन में थे, उस समय खेती का जो करते थे और खेती को जो सिंचाई होता था वो पद्धति बहुत लंबी और मेहनती होता था। लोग रहट तैयार करते थे और रहट भी कैसे, कुआं में जो है लकड़ियों का रहट लगा दिया जाता था। दो बैल रहट के चारों तरफ से वो घूमता था और जैसे जैसे बैल चारों तरफ घूमता रहट में से पानी निकलकर बाहर आते जाता। तो बच्चे उसी तरह की खेती करने का कोशिश करता है। बच्चे वही खेल खेलते हैं जो आसपास में देखते हैं। तो बच्चे भी चूंकि किसान के परिवार का है तो किसान से जुड़ी हुई चीजें करता। अब किसान फसल उगाते हैं तो किसान के फसल उगने में 2, 4, 5, 6 महीने लगेंगे, लेकिन बच्चे तो खेल रहे हैं, इनका फसल भी तुरंत हो जाता और हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे। और जब फसल काट लेते तो ये लोग अब उसको क्या करते थे, उसको अनाज उससे तैयार करते, उसमें दिए का जो है वो बना लेते थे, तराजू वाजू बना लेते और उसको बालू उलू को भी तौलने लगते थे। और लेखक के पिताजी आकर उधर से बोलते थे कि भोलेनाथ इस साल खेती कैसी रही। बच्चे ऐसा सुनते ही वहां से भाग पड़ाते थे। लेखक बताते हैं कि उन लोगों का खेल इतना मधुर होता था, इतना बालपन से जुड़ा हुआ होता था, इतना उसमें क्या है कि इनोसेंटपन होता था कि जो भी लोग इधर उधर से जाते रहते, बाट बटोही जाते रहते, राहगीर जाते रहते, तो वो ठिठक कर रुक जाते और बच्चों का तमाशा देखने लगते। जब कभी हम लोग दर्री के मेले में जाने वाले आदमियों को, झुंड को देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। बच्चे भी अपने मन से कई स्लोगन तैयार कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे सबसे इंटेलिजेंट स्लोगन तैयार करता होते हैं, वो स्लोगन तैयार करने में बहादुर होते हैं। तो बच्चे अब दर्री में जाने वाले राहगीरों को क्या कहते, चलो भाइयों दर्री सत्तू पिसान की मोटरी, कुछ भी बच्चे बोल लेते। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते। लेखक बताते हैं कि ये तो खेल खेल में पालकी बनाते थे, लेकिन कभी कभी वास्तव में किसी गांव से दुल्हन को लेकर बारात और दुल्हा वापस अपने गांव जा रहे होते थे
तो लेखक और इनके जो साथी लोग देखते थे तो वे लोग उनको देख करके एक स्लोगन गाने लगते थे, रहरी में रहरी पुराण रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। अर्थात इस स्लोगन का अर्थ है कि रहरी में रहरी पुराण रहरी, जो पुराण राहर होता है, जो अरहर का दाल होता है, वो जितना पुराना होता है उतना बेहतर होता है। और डोला में जो है, पालकी में जो कन्या है, जो बहू है, दुल्हन है, वो हमार मेरी है, हमारी पत्नी है। भाई ऐसी बात सुनकर तो लोग बच्चे को बच्चा समझ के छोड़ देते थे, लोग हंस के चले जाते थे। लेकिन कुछ लोग, हमेशा तो ऐसा होते नहीं है। एक बार बताते हैं लेखक कि इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीज की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते और वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। गोपी एक प्रकार का आम का